जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी हिंदी इस समय हिंदी साहित्य यूपीपीसीएस स्पेशल को लेकर के जो टॉपिक्स हैं जो यूपीपीसीएस में स्पेशली पूछे जाते हैं या पूछे जा सकने की संभावना है, उसको लेकर के लेक्चर्स बना रही है यूट्यूब पे। तो उसी क्रम में आज ये चौथा लेक्चर है। इसके पूर्व 3 लेक्चर पाली, प्राकृत और हिंदी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ये डिस्कस हो चुका है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पे देखिए। हिंदी साहित्य का यूपी स्पेशल का एक ग्रुप बना हुआ है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि हम लोग को इस वीडियोस या ऐसे आगे अन्य वीडियोस बनाने के मोटिवेशन मिलते रहें। तो चलिए आज चौथे टॉपिक के रूप में हिंदी की शब्द संपदा को देखते हैं। ये क्लास नंबर 4 है और डायरेक्ट बिना कुछ इधर उधर की गपशप किए बात को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हिंदी की शब्द संपदा बेसिकली शब्द होते क्या हैं, तो शब्द ध्वनियों के समूह होते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ हो। ठीक है, शब्द ध्वनि के समूह हैं जिनका कोई विशेष अर्थ हो। अब जो हिंदी की शब्द संपदा है, जाहिर सी बात है हिंदी का विकास विभिन्न भाषिक अवस्थाओं से, विभिन्न शब्दों, विभिन्न देशों से, विभिन्न जो है संस्कृतियों से इसमें शब्द आए हैं। ठीक है, तो उसी आधार पे जो वर्गीकरण का जो हिंदी की शब्द संपदा है उसका वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पे किया जाता है। एक तो स्रोत के आधार पे कि किस जगह से स्रोत लिए गए हैं, दूसरा निर्माण और गठन की दृष्टि क्या थी, ठीक है, प्रयोग का संदर्भ क्या था, या परिवर्तनशीलता और परिवर्तनीयता के आधार पे शब्द संपदा हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों आधारों पे हम हिंदी की शब्द संपदा को देखेंगे और प्रश्न इस पे ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ऐसे पूछ सकता है कि स्रोत के आधार पर हिंदी की शब्द संपदा का विवेचन कीजिए, या निर्माण या गठन के आधार पर हिंदी की शब्द संपदा पर टिप्पणी कीजिए, या ऐसे देख सकता है कि प्रयोग के संदर्भ के आधार पर हिंदी की शब्द संपदा का विवेचन कीजिए, परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता के आधार पर हिंदी की शब्द संपदा को समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब बिना देर किए चलते हैं स्रोत के आधार पर हिंदी की शब्द संपदा पर। स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार का विश्लेषण ऐसे माना जाता है कि शब्द जो है भाषा में किस प्रक्रिया के माध्यम से शामिल हुए। तो वो 4 प्रक्रियाएं हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम मतलब तत् प्लस सम। ठीक है, यानी कि उस तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। तो जो हिंदी का विकास किससे हुआ है मूलतः, तो संस्कृत की परंपरा से, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, इस प्रक्रिया में हुआ है। उसी प्रक्रिया में संस्कृत से हम लोगों ने कई शब्दों को डायरेक्टली लिख लिया है। ठीक है, जैसे वैचारिक, ठीक है, वैचारिक, अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति हो गया। इसके अलावा अंग, ठीक है, उपांग, ठीक है, उपकार। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब जो शब्द हैं संस्कृत की परंपरा से डायरेक्ट लिए गए हैं, इसलिए इन शब्दों को मुख्यतः आप तत्सम शब्द बोल दिया जाता है। ठीक है, तत्सम मतलब उसके समान। ठीक है, अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में तत्सम शब्दों का प्रयोग मुख्यतः छायावादी काव्य से शुरू होता है, जैसे हिमाद्रि शुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये जो छायावादी का जो रचनाकार है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन लोग के काव्य में थोड़ा शुरू से दिखना शुरू होता है। ठीक है, तद्भव मतलब होता है तत् प्लस उद्भव या तत्भव। ठीक है, तत् प्लस भव। ठीक है, तो बेसिकली उससे, तत् मतलब उससे, भव मतलब निर्मित, यानी कि संस्कृत से जो, संस्कृत के जो समान नहीं है परंतु उससे निर्मित हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द बोल दिया जाता है। जैसे उच्च, उच्च से क्या हो जाएगा, ऊंचा। ठीक है, उच्च से ऊंचा। ठीक है, इसी प्रकार क्षीर, ठीक है, क्षीर, तो क्षीर से क्या हो जाएगा, खीर। ठीक है, तो जो शब्द संस्कृत के मतलब संस्कृत के समान नहीं है परंतु उससे निर्मित हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द बोल दिया जाएगा। ठीक है, देशज शब्द क्या होगा, देशज शब्द वो होगा बेसिकली कि जिनका जन्म जो है देश में ही हुआ हो, यानी कि जो भाषिक विकास की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो देश के या जो देश की सीमा है उसी के भीतर जो शब्दों का बेसिकली देश की जो भौगोलिक सीमा है उसको नहीं इसमें रखेंगे, लेकिन जो देश की सांस्कृतिक सीमा है उसको इसमें रख सकते हैं। जैसे उदाहरण की, अभी हम लोग इसको भी समझेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए पाकिस्तान है, ये भारत है। ठीक है, तो कुछ शब्द हिंदी के पाकिस्तान से लिए जा सकते हैं, लेकिन वहीं भारत में ये कुछ शब्द जो तमिलनाडु वगैरह दक्षिण भारत है वो सांस्कृतिक रूप से हम लोग उतने समान नहीं जितना पाकिस्तान के साथ समान है। ठीक है, तो इसको गलत अर्थों में नहीं लेना, ये बेसिकली समझाने के लिए है कि देशज शब्द में कुछ शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जो सांस्कृतिक तौर पे पाकिस्तान से निकटता रखते हैं, जैसे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता
जो सिंधु घाटी कालीन सभ्यता है हमारी साझा संस्कृति रही है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हमारा साझा इतिहास रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो शब्द जो हैं पाकिस्तान में भी मिलेंगे वो शब्द भारत के आपके उत्तर भारत में भी दिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार वो शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि जिनका जन्म देश में ही हुआ हो। देश का मतलब यहाँ पे सांस्कृतिक तौर पे देखा जाएगा, ना कि भौगोलिक तौर पे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे खर्राटा। ठीक है, खर्राटा, घरगर। ठीक है, घरगर, समय के रथ का घरघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो घरघर हो गया। ठीक है, भोंपू, है ना। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, अब अगला हो जाता है विदेशज शब्द। ठीक है, तो विदेशज शब्द क्या होंगे, शब्द जो हैं हमारे भाषिक क्षेत्र से, भाषा क्षेत्र के बाहर के हैं, भाषा क्षेत्र के बाहर। ठीक है, तो हिंदी की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में जो अगर कोई शब्द है वो अगर हिंदी में शामिल होता है तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए विदेशज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। यानी कि जब भी दो संस्कृतियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो भाषिक संस्करण होता है। इस संक्रमण में भाषिक संक्रमण होता है और इस संक्रमण में शब्दों का भी आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो जो भी भाषा क्षेत्र के बाहर से शब्द लिए जाएंगे हिंदी में वो विदेशज शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो विभिन्न संस्कृतियाँ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे फारसी से, ठीक है, फारसी, तुर्की। ठीक है, इसी प्रकार अरबी से शब्द लिए गए हैं। ठीक है, आप लोग को फ्रेंच से मिल जाएगा, पुर्तगाल से मिल जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी से मिल जाएगा, और चीनी से मिल जाएगा, चीन से। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे अगर फारसी की बात करें, ये मुख्यतः है, जैसे फारसी से बात करें तो फारसी में क्या हो जाएगा, सितार, सरकार। ठीक है, सितार, सरकार, ये सब फारसी से लिए गए हैं। तुर्की से बात करें तो बेगम। ठीक है, बहादुर, ये सब जो शब्द हैं वो तुर्की से लिए गए हैं। अरबी की बात करें तो अदालत, आदमी। ठीक है, ये शब्द अरबी से लिए गए हैं। फ्रेंच से बात करें तो कूपन। ठीक है, कारतूस। ठीक है, ये शब्द फ्रेंच से लिए गए हैं। इसी प्रकार पुर्तगाली से बात करें तो गमला, पादरी, ये शब्द जो है आपके पुर्तगाल से। अंग्रेजी की बात करें तो डॉक्टर। ठीक है, सूटकेस, ये शब्द जो हैं आपके अंग्रेजी से लिए गए हैं। चीन से बात करें तो चीनी, लीची, ये शब्द आपके चीन से लिए गए हैं। तो ऐसे शब्द जो भाषिक विकास का जो अवस्था है उसके बाहर के हों वो जो हैं विदेशज शब्द कहे जाएंगे। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपको अब यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं निर्माण या गठन के आधार पे। तो इसमें डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आ सकता है, निर्माण या गठन के आधार पे शब्द भंडारों की शब्द संपदा की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ वे शब्द होंगे जिनकी ध्वनियाँ अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, ध्वनि अगर अलग कर देंगे तो अर्थ ना निकले। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे किताब। ठीक है, किताब, अब इसमें किताब में किताब अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो सीधे सीधे ऐसे जो शब्द बेसिकली जिनका और टुकड़े ना किए जा सकें उसको मतलब और टुकड़े का शाब्दिक अर्थ ना निकले उनको रूढ़ बोल देंगे, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वो हो जाएंगे जिनका 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द मिलने से 2+2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के यौगिक शब्द बनाएंगे। जैसे कि पुस्तक, धन, आलय, तो ये हो जाएगा पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय। योगरूढ़ शब्द क्या होंगे, जो संरचना की दृष्टि से यौगिक होंगे लेकिन विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुका है उसका नाम। ठीक है, जैसे पंकज। ठीक है, पंकज, तो ये क्या हो जाएगा, पंख, धन, अज। ठीक है, लेकिन ये पंकज शब्द किसके लिए योगरूढ़ है, तो कमल के लिए। ठीक है, कमल, जो कीचड़ में खिलने वाला कौन है, तो कमल। ठीक है, इसी प्रकार नीलकंठ। ठीक है, नीला है जिसका कंठ, नील प्लस कंठ। ठीक है, तो ये चीज़ योगरूढ़ हो गई नीलकंठ पक्षी के लिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं प्रयोग के संदर्भ के आधार पे शब्द के भंडार। तो ये बेसिकली 3 प्रकार के होंगे, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द।
सामान्य शब्द वे शब्द हैं जो सामान्य व्यवहार में युक्त होते हैं, सामान्य व्यवहार में, ठीक है, सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इन शब्दों का निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कि ये शब्द किसी चीज़ के लिए एकदम निश्चित हों, ठीक है। जैसे वो बोलता है ना वहाँ पे पीके मूवी में, अच्छा तो ये बात है, अच्छा अच्छा। तो आप अच्छा शब्द को ही देखिए कि बोलने की टोनिंग के आधार पे आप कई अर्थ निकाल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि संदर्भ के परिवर्तन के साथ ये शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें तो छोटू अच्छा लड़का है, ठीक है, छोटू अच्छा लड़का है, ठीक है। अच्छा अच्छा मैं क्लास बंद करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, आप कैसे हैं, ठीक है, आप कैसे हैं। तो देखिए अच्छा का प्रयोग कई शब्दों में किया गया, लेकिन संदर्भ के आधार पे ये बदल जाता है और टोनिंग के आधार पे, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, सामान्य शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अब बात ये होती है कि जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वह जो है किसी विशेष दृष्टि में या विशेष उसमें नहीं होगा, बल्कि सामान्य व्यवहार के रूप में होगा, और कोई निश्चित या इससे वस्तुनिष्ठ अर्थ लगा पाना आपके लिए नामुमकिन होगा। लेकिन वहीं जब हम पारिभाषिक शब्दों की बात करेंगे तो आप पारिभाषिक शब्दों का जो मतलब विशिष्ट अर्थ है वो अपने आप आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि इसको पहले मिटा देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। पारिभाषिक शब्दों को अगर देखें तो पारिभाषिक शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ और संदर्भ पूर्णतः परिभाषित होगा, यानी कि ये शब्द किसी खास संदर्भ में ही प्रयुक्त होंगे और प्रयुक्ति के संदर्भ में भी इनका अर्थ एकदम निश्चित होगा, ठीक है। जैसे कि संपत्ति, ठीक है, जैसे कि प्राधिकार, ठीक है, जैसे कि रहस्यवाद, ठीक है। तो जैसे संपत्ति ये अर्थशास्त्र से संबंधित शब्द है, प्राधिकार ये लोक व्यवस्था से संबंधित शब्द है, ठीक है, रहस्यवाद ये जो है दर्शन का विषय है। तो इस प्रकार विशेष शब्दावलियाँ, विशेष मतलब वे शब्द जो विशेष अर्थ और विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं वे पारिभाषिक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। अर्ध पारिभाषिक क्या हो जाएगा, ये वे शब्द होंगे जो किसी संदर्भ में पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं तो किसी अन्य संदर्भ में सामान्य शब्दों की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण ऐसे समझिए कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्षेत्र जितना छोटा होगा बल उतना ज़्यादा, ठीक है। क्षेत्र जितना छोटा होगा बल उतना ज़्यादा होगा, F=m/a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका विज्ञान का फॉर्मूलेशन, ठीक है। लेकिन वहीं मैं बोलूँ कि पीके देखकर हंसते हंसते मेरे पेट पर बल पड़ गए, मेरे पेट पर बल पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बल यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, बल यहाँ पे भी, यानी कि कभी पारिभाषिक हो जाएंगे, कभी गैर पारिभाषिक सामान्य शब्दों की तरह प्रयोग होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हिंदी में प्रयोग के संदर्भ के आधार पे शब्द सामान्य, पारिभाषिक और अर्ध पारिभाषिक शब्दों के में तोड़े जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, परिवर्तनीयता के आधार पे। तो इसमें शब्द दो प्रकार के होंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द क्या होंगे कि वे शब्द जो लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से बदल जाते हैं, ठीक है। लिंग बदला, वचन बदला, कार बदला, तो इसमें बदल जाएंगे। अब ये फिर से 4 प्रकार के होंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का भाव बोध कराएं, ठीक है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, क्रिया जिन वाक्यों में होना, करना या होना पाया जाए, वही विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे संज्ञा की बात करें तो लड़का, ठीक है, वचन बदला तो हो जाएगा लड़के, लिंग बदला तो हो जाएगा लड़कियां, ठीक है, लड़का, लड़के, लड़कियां। सर्वनाम की बात करें तो वह लड़का, वे लड़के और
वही लड़कियां, ठीक है। क्रिया की बात करें तो वह लड़का जाता है, वे लड़के जाते हैं और वही लड़कियां जाती हैं, ठीक है। तो देखिए बदल रहा है ना, ये देखिए सारा आपका बदल रहा है, ठीक है। विशेषण भी काला लड़के, काला लड़का, काले लड़के और काली लड़कियां, ठीक है। तो ये सब जो हैं लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और काल के आधार पे परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे? विकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द क्या होंगे? वे शब्द जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होंगे, बल्कि प्रत्येक लिंग, वचन तथा काल में इनकी एक ही संरचना बनी रहती है, ठीक है। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो क्रिया विशेषण बेसिकली क्या होगा कि ये वे विशेषण हैं जो संज्ञा की नहीं बल्कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण बोल देंगे। जैसे धीरे चलना, ठीक है। तो चलना क्रिया हो जाएगी, उसकी विशेषता धीरे, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, ठीक है। समुच्चय बोधक बेसिकली क्या हो जाएगा? वे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे और, ठीक है। मैं कल जन्माष्टमी पर, कल जन्माष्टमी थी, मैं कल जन्माष्टमी पर केक और मिठाई खाया, ठीक है। तो दो शब्द हो जाएंगे। बेसिकली बताना क्या मुझे कि मैं कल जन्माष्टमी पर केक खाया और मैं कल जन्माष्टमी पर मिठाई खाया। तो हम लोगों ने क्या लिखा? मैं कल जन्माष्टमी पर केक और मिठाई खाया। तो ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक बोल देंगे, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, ठीक है। संबंध बोधक बेसिकली क्या होगा? तो ये वो शब्द हैं जो वस्तुओं या व्यक्तियों के आपसी संबंध को व्यक्त करते हैं, ठीक है। आपसी संबंध को व्यक्त करने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाएंगे। जैसे कि उसने मेरे लिए चाय बनाई, ठीक है। तो कोई होगा उसने, और किसके लिए बनाई? मेरे लिए, ठीक है। तो ये दो व्यक्तियों के बीच संबंध को या दो वस्तुओं के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं मोबाइल के बिना कहीं नहीं जाता। तो मेरा मैं व्यक्ति हो गया और ये वस्तु हो गया, के बिना क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोल देंगे? संबंध बोधक, ठीक है। अगला देख लेते हैं विस्मयादि बोधक। तो ये वे शब्द हैं जो विस्मय को प्रकट करते हैं, ठीक है। विस्मय, आप एकाएक सांप देख लिए तो अरे दादा गईली हो, ठीक है। तो जो आपके मुंह से अरे निकला, ठीक है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? विस्मय, ठीक है। गर्मी आपको लग रही है तो उफ क्या गर्मी है, ठीक है। आपको कुछ देख करके मज़ा आ गया तो आप लिखेंगे वाह क्या बात है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसके आधार पे आप ऐसे अगर इससे प्रश्न आते हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी की शब्द संपदा बेसिकली वर्गीकरण के 4 आधार हैं, ठीक है। तो ऐसे आधार को आप एकदम आराम से इसको नोट कर सकते हैं, आराम से इसका नोट्स बना लीजिए। हालांकि पूछने की संभावना लगभग ना के बराबर है, लेकिन चूंकि टॉपिक है तो इसलिए करना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट ही हम लोग को और आगे मेहनत करने के लिए प्रेरणा देगा। जय हिंद।